इस लेक्चर में हम एक कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी डिस्कस करेंगे। तो हमने कैपेसिटर को डिफ़ाइन किया हुआ है। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटर ऐसी डिवाइस है जिसमें हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं। और कैपेसिटर के बारे में हम ये भी कह सकते हैं, कैपेसिटर कैन आल्सो स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें एनर्जी स्टोर हो सकती है। इसी तरह अभी हम देखेंगे कि कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज स्टोर होगा उस चार्ज के पास भी एनर्जी होगी। तो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम ये जानते हैं कि एक कैपेसिटर को अगर हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और सपोज़ करेंगे शुरू में ये जो स्विच है ये ओपन है, अभी हमने स्विच ऑन नहीं किया, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज ज़ीरो। प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। तो अगर हम इसी कैपेसिटर को जो प्लेट्स के जो बैटरी से कनेक्टेड है, अगर हम इसका स्विच ऑन कर दें तो ये स्विच पहले ओपन है, अगर हम इस स्विच को ऑन कर दें, यहाँ पे कनेक्ट कर दें तो ये सर्किट ऑन हो जाएगा। इस वजह से कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज होगा। अब हम चार्जिंग के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं और उस प्रोसेस को डिस्कस करने के दौरान हम देखेंगे कि एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है। अभी सपोज करें कि वो लम्हा है यानी टाइम है ज़ीरो। अभी जस्ट हमने स्विच को क्लोज़ किया तो शुरू में प्लेट्स के ऊपर चार्ज था ज़ीरो। अब क्या होगा कि कैपेसिटर की वो प्लेट जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर ये चार्ज एकदम से आना शुरू होगा, लेकिन एकदम से एक ही लम्हे पे कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर होता रहेगा। अब हम ये जानते हैं कि अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो, हम इसके करीब एक और पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो ये दोनों चार्ज सेम साइन होने की वजह से, सिमिलर होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर मैं इस सिचुएशन को देखें कि अगर मेरे पास कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, तो मैं एक चार्ज यहाँ पे ला के रख देता हूँ, मुझे इस चार्ज को मूव करवाने के लिए कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इस चार्ज के करीब एक और पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा तो पहले से मौजूद चार्ज इसको रिपेल करेगा। अब मुझे इस चार्ज को करीब लाने के लिए इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्स लगाने के दौरान ये चार्ज कुछ फासला तय करेगा। तो अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करें तो इट मीन्स हम इस चार्ज को मूव करवाने के दौरान कुछ वर्क कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ चार्ज स्टोर हो गया, एक ये चार्ज है, दूसरा है, तीसरा है, मैं एक और चार्ज को करीब लाता हूँ तो पहले से मौजूद ज़्यादा चार्ज अब ज़्यादा रिपल्शन की फ़ोर्स लगाएगा। अब मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो अगर फोर्स बढ़ेगी तो वर्क भी बढ़ेगा। अब इसी सिचुएशन को हम यहाँ देखते हैं। जब कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर शुरू में चार्ज आएगा तो बैटरी को इस चार्ज को यहाँ पहुँचाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा, लेकिन जैसे ही यहाँ से मज़ीद पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के ऊपर आएगा तो पहले से मौजूद प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नए आने वाले चार्ज को रिपेल करेगा। तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ेगा चार्ज स्टोर करने के लिए। तो बैटरी उस चार्ज को यहाँ तक पहुँचाने में कुछ वर्क करेगी। जैसे जैसे प्लेट के ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। यही सारी सूरत हाल इस तरफ होगी। शुरू में मौजूद नेगेटिव चार्ज नए आने वाले चार्ज को रिपेल करेगा, फिर यहाँ चार्ज फ़र्ज़ करें बढ़ता गया चार्जिंग के दौरान, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा मज़ीद चार्ज को प्लेट्स के ऊपर स्टोर करने के लिए बैटरी को ज़्यादा ज़्यादा और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और शुरू में जब पहला चार्ज स्टोर हुआ तो वर्क था ज़ीरो, फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्क इंक्रीज़ होता गया। शुरू में पोटेंशियल ज़ीरो था तो प्लेट्स के ऊपर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा।
हम फर्ज करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 से बढ़ के V वैल्यू तक चला गया। जब कैपेसिटर फुली चार्ज है तब पोटेंशियल है V और शुरू में पोटेंशियल था 0। तो हम यहाँ पे एवरेज पोटेंशियल निकाल सकते हैं। प्लेट्स के ऊपर जो एवरेज पोटेंशियल होगा, आप जानते हैं एवरेज निकालने के लिए इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज पोटेंशियल की वैल्यू हमें हासिल होगी 1/2V। अब शुरू में पोटेंशियल 0 तो वर्क भी कम करना पड़ा, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा। इसी तरह चार्ज के हवाले से हमने बात की, चार्ज कम तो वर्क कम करना पड़ा, ज़्यादा चार्ज स्टोर होता गया तो नए आने वाले चार्ज को स्टोर करने के लिए वर्क भी इंक्रीज़ हुआ। इसी तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से बात कर सकते हैं। शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो चार्ज को स्टोर करने के लिए कम वर्क करना पड़ेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा हमें चार्ज स्टोर करने के लिए हमें वर्क भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और ये वर्क हम नहीं कर रहे, ये वर्क कर रही है बैटरी चार्ज को स्टोर करने के दौरान। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल थोड़ी सी कोट करता हूँ। वो ये है कि हम जानते हैं कि जैसे ये पेंसिल यहाँ पड़ी हुई है ग्रेविटेशनल फील्ड में, इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर मैं इस पेंसिल को ग्रेविटी के अगेंस्ट अपवर्ड मूव करवाना चाहता हूँ ऊपर को, तो ये पेंसिल खुद ब खुद नहीं आएगी, मुझे इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको ऊपर को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो जितनी मैंने फोर्स लगाई और जितना इसने फासला तय किया उसको मल्टीप्लाई करें तो हमें हासिल होगा वर्क। और अगर मैं पेंसिल को पहले किसी बुलंदी पे ले जाऊं और वहाँ से मैं रिलीज़ कर दूं तो ये खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। तो बताने का मकसद ये है कि जब हमें किसी फोर्स के अगेंस्ट बॉडी को मूव करवाने के दौरान वर्क करना पड़ता है तो वो वर्क उस बॉडी में उसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है। जैसे इस पेंसिल को मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करूं तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। बिल्कुल इसी तरह से ये पहले से मौजूद चार्ज नए आने वाले चार्ज को जब रिपेल करेगा और बैटरी फोर्स लगा के उसको मूव करवा के प्लेट के ऊपर स्टोर कर देगी, तो जो चार्ज प्लेट्स के ऊपर स्टोर होगा उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि बैटरी ने रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क किया है। हम वो पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज स्टोर हो रहा है उस चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा इट इज़ इक्वल टू वर्क डन। ये सिंपल एक फार्मूला लिखते हैं। इसी चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से पढ़ा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। और आपने ये भी देखा होगा हमने पढ़ा था वर्क इज़ इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया था V इज़ इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, या ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल को डेल्टा V को लिखा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में हम सारे फार्मूलाज पढ़ चुके हैं। तो हम पोटेंशियल एनर्जी लिखें या वर्क डन लिखें, दैट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस केस में क्योंकि पोटेंशियल 0 से V तक इंक्रीज़ हो रहा इसलिए हमने एवरेज निकाला। एवरेज इसलिए निकाला कि शुरू में वर्क 0, बाद में आहिस्ता आहिस्ता वर्क भी बढ़ रहा है। तो हमने देखा शुरू में पोटेंशियल एनर्जी भी 0 फिर बढ़ती गई, तो हमने एवरेज निकाला ताकि एवरेज वर्क एवरेज पोटेंशियल एनर्जी हर चार्ज की निकले। तो ये होगा Q डेल्टा V के इक्वल, और ये समझ लें ये डेल्टा V है पोटेंशियल डिफरेंस है, एवरेज पोटेंशियल चार्ज Q, पोटेंशियल की वैल्यू लिखी 1/2V। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी हासिल होगी 1/2QV। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर हमें प्लेट्स के दरमियान या बैटरी का पोटेंशियल मालूम हो और ये मालूम हो कितना चार्ज प्लेट्स पे स्टोर हो सकता है, तो हम कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होने वाली एनर्जी निकाल सकते हैं। अब मज़ीद हम ये देखते हैं कि ये जो एनर्जी स्टोर्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में भी निकाली जा सकती है, जो हमने शुरू में जुमला लिखा था। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट्स के दरमियान है उस सूरत में एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो हम यहाँ से फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। सो
मैं वो फार्मूला दोबारा से लिख लेता हूँ। एनर्जी स्टोर्ड इज़ इक्वल टू 1/2 QV। इसे सिंपल एनर्जी कहें, पोटेंशियल एनर्जी कहें, एक ही चीज़ है। अब हम ये जानते हैं कि एक कैपेसिटर जो है उसकी प्लेट्स के दरमियान कुछ सेपरेशन होगी। फ़र्ज़ करें वो सेपरेशन है D के इक्वल। प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फ़र्ज़ किया वो है E और पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो इस सूरत में हम ये जानते हैं कि E, V और D का रिलेशन है E इज़ इक्वल टू V/D। और यहाँ से हम लिख सकते हैं V इज़ इक्वल टू ED, ऐसे लिखा जा सकता है। और मज़ीद हम ये जानते हैं कैपेसिटर के केस में हम लिखते हैं Q इज़ इक्वल टू CV। C यहाँ पे कैपेसिटेंस है, V पोटेंशियल है। तो ये Q की वैल्यू हम इस फॉर्मूला में दर्ज करें तो हमें एनर्जी हासिल होगी। एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 Q की वैल्यू दर्ज की CV और ये बाहर है V। तो ये फॉर्मूला बनेगा 1/2 CV²। हम यहाँ से जस्ट एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। मैं साथ साथ पहले वाले फार्मूलाज भी लिखता जाता हूँ इधर साइड पे। पहला हमारे पास फार्मूला था एनर्जी का 1/2 QV। अगर हमें चार्ज मालूम हो, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो तो भी एनर्जी निकाली जा सकती है। अगर हमें प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस मालूम हो तो भी एनर्जी निकाली जा सकती है। और मज़ीद हम ये जानते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज़ इक्वल टू A ε0 εr/D। ये इन केस ऑफ मीडियम हमने कैपेसिटेंस निकाली थी। C की ये वैल्यू यहाँ दर्ज करें तो हमें एनर्जी हासिल होगी 1/2। C की वैल्यू है A ε0 εr/D। और इसी तरह से यहाँ V की वैल्यू भी पुट कर दें, ये वाली V इज़ इक्वल टू ED, क्योंकि V का स्क्वायर है तो यहाँ ED का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 1/2 A ε0 εr/D और ये आ जाएगा E² D²। यहाँ ये D इस D के स्क्वायर से कैंसिल होगा तो एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा दिस इज़ इक्वल टू 1/2 ε0 εr और E²। यहाँ ये A और जो D है इसको मैं कंबाइन करके लिख देता हूँ AD। इसको कंबाइन करने का मकसद ये था कि अब हम ये देख सकते हैं यहाँ से, अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया A है, ये जो प्लेट है इसका एरिया भी A और उनके दरमियान सेपरेशन है D, तो फिर जो AD है प्रोडक्ट, ये वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं इनकी कुछ लंबाई और चौड़ाई है। सपोज़ मैं यहाँ पे दोबारा से इस तरह बना देता हूँ, एक ये प्लेट है और उससे कुछ फासले पर एक ये प्लेट है। इस तरह से ये प्लेट एक दूसरे के आमने सामने है पैरेलल, तो इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई वो होगा इसका एरिया और इनके दरमियान ये फासला। तो हम इसको कह सकते हैं, चलिए ऐसे कह लें, ये चौड़ाई है इनके दरमियान, ये लंबाई है, ये ऊंचाई है, तो लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई वो होगा वॉल्यूम। तो ये दो साइड्स को मल्टीप्लाई किया तो A आ गया और ये तीसरी साइड को मल्टीप्लाई करें तो इन प्लेट्स के दरमियान जो जगह बनती है उसका वॉल्यूम होगा AD। तो ये है एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यहाँ से इस AD को अलग लिखने का मकसद ये है कि मैं टर्म डिफ़ाइन करने लगा हूँ एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देख लें कि ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड है बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें प्लेट्स का एरिया, उनके दरमियान सेपरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है और जो मीडियम रखा है उसका डाई इलेक्ट्रिक मालूम है तो हम एनर्जी मालूम कर सकते हैं। सो एनर्जी डेंसिटी नाउ इज़ डिफाइंड एज
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये एनर्जी डेंसिटी की तारीफ है। तो एनर्जी है हमारे पास, इधर लिख लेते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डी, और वॉल्यूम पे डिवाइड करें तो वॉल्यूम अभी हमने निकाला है वो भी ए डी के इक्वल है। तो ये ए डी से कैंसिल होगा, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यहाँ मिसिंग हो गया ई स्क्वायर, ये आ गया जी। तो ये एनर्जी डेंसिटी हमने निकाल ली, और ये एनर्जी हमने निकाल ली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमने एनर्जी निकाली इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, ये एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। तो हर तरह से जो एनर्जी का फॉर्मूला बनता है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो यही आज के टॉपिक की डिस्कशन थी कि हमने ये देखना था कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो सकती है, और उसको हम मुख्तलिफ फार्मूला से मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज़ मालूम हो तो फाइंड आउट कर सकते हैं।